नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्याय 14 है शुद्धिकरण में शब्द शुद्धियों का अध्ययन करेंगे। यानी शब्द शुद्धि, शब्द अशुद्ध क्यों होते हैं, किन कारणों से हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं और हम किस तरह से उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 6 प्रकार की अशुद्धियाँ पढ़ चुके हैं कि किस वजह से 6 कारण, मतलब किस वजह से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं, हम लिख देते हैं। उनके 6 कारण बता चुके हैं। अब है 7वां कारण, पंचम वर्ण। जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, उनका जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण, अनुस्वार या अनुनासिकता यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग, इनमें भी हम कैसे अशुद्धियाँ कर देते हैं। अब जैसे अनुनासिकता आप नहीं समझ पाए तो अंदर कोष्ठक में लिख दिया चंद्र बिंदु, तो इस तरह से कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। मतलब कोष्ठक नामक विराम चिन्ह का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि बाहर जो कहा गया है वह आपको और ज़्यादा स्पष्टता से समझा दिया जाए। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है ना। अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन हम कई बार अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा देते हैं और अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, और ये भी बड़ी अशुद्धि हो जाती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे अशुद्ध है अंकुर, अंकुर सही होगा अंकुर, है ना। अंकुर, 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 ये जो शुद्ध वाचन होगा ना, ये अंकुर जो बोल रही हूँ मैं, उसको शुद्धता से कैसे पढ़ूंगी, अंकुर। जबकि हम बोलते कैसे हैं, अंकुर, तो शुद्ध हुआ अंकुर, ये अशुद्ध होगा। चंद्र बिंदु जो हमने लगा दिया अनुनासिक, यह अशुद्ध हुआ अंकुर, इसको तो ऐसे हम पढ़ेंगे अंकुर, जबकि सही क्या है, अंकुर। तो ये जो है अनुनासिक, अंकुर जो बोल रही हूँ मैं वह अनुनासिक है, और अंकुर है जो अनुस्वार है। तो अनुस्वार क्या होते हैं, ये जो पांचों वर्ग होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है यह अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये व्यंजन होते हैं और अनुनासिक स्वर का रूप होते हैं। ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। आई बात समझ में। अनुनासिक, तो ये आप ध्यान रखिए, अनुस्वार और अनुनासिकता में या अनुस्वार या अनुनासिक चिन्हों में क्या अंतर है। ठीक है, एक है जैसे आंसू, आंसू, आंसू। अब ये है ना, देखो मैं बोल रही हूँ उसमें मैं भी गलत कर रही हूँ। आंसू ये बोलना है सही, अशुद्ध है तो अशुद्ध, लेकिन इसको मैं अगर सही बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये गलत है। आंसू, हम आंसू थोड़े बोलते हैं, हम बोलते हैं आंसू, आंसू। न की ध्वनि अलग से नहीं आ रही है ना। तो ये जो है अनुस्वार की ध्वनि नहीं है, यहाँ चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, इसकी ध्वनि स्पष्ट नहीं होती है। आंसू, आई बात समझ में। अंकुर, अंकुर में अंग आ रहा है ना, ये पंचम वर्ण वो स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो वो अंकुर सही हुआ। और यहाँ आंसू, आंसू, आप बता सकते हैं क्या कि वहां पे क्या वर्ण आ रहा है, नहीं ना, तो ये पंचम वर्ण है आंसू। आई बात समझ में। फिर है कांच, 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 ये नहीं होता, सही होता है कांच, कांच। तो आप इन वर्णों को पढ़ पढ़ करके आप अपने आप समझ जाएंगे कि अनुनासिक कौन से होते हैं और अनुस्वार कौन से होते हैं। जो अनुस्वार है उसमें आप न, मैं, ण, ये अंग है, इनकी ध्वनि आपके मुंह से स्पष्ट निकलती है, और जो चंद्र बिंदु होता है उसकी ध्वनि स्पष्ट नहीं निकलती है। आई बात समझ में। गांधी अशुद्ध होता है, गांधी, गांधी, गांधी। कांच, कांच, कांच। तो अंकुर, 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 आंसू, कांच, गांधी, इनको उच्चारण करके देख लीजिए आप। चांद, चांद नहीं होता है, चांद होता है, चांद। झांसी, झांसी नहीं होता है, झांसी, झांसी। आधी बात समझ में चंद्र बिंदु की, ये अनुनासिक कहलाते हैं चंद्र बिंदु। थूक, थूक गलत है, थूक ये सही। इसमें मतलब थूक पे ना चंद्र बिंदु होता है ना अनुस्वार होता है, थूक। आगे है अंधा, अंधा, अंधा होता है ना सही, अंधा, इसको तो बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं, अंधा, 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 बोल ही नहीं पा रही, तो अंधा सही होगा, शुद्ध होगा अंधा, मतलब उस पर अनुस्वार है। ऊंचा, ऊंचा नहीं, ऊंचा, ऊंचा। आधी बात समझ में। कुआं, ये अलग अशुद्ध है, कुआं, कुआं। चंचल, 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 शुद्ध होगा चंचल, है ना। ये च वर्ग का पंचम वर्ण होगा। तो यहाँ अगर आपको लिखना है खोल करके, तो जो ई होता है ना च वर्ग का पंचम वर्ण, वो लिखोगे या फिर उस पर बिंदी लगा दोगे, तो ये अनुस्वार हो गया। जगन, जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ,
जगन्नाथ, जूठ, झूठ, दांत, दांत। कई जगह अनुस्वार या अनुनासिक होता ही नहीं है, भी हम लगा देते हैं अनावश्यक, है ना, और इस तरह से हम उनको अशुद्ध कर देते हैं। तो ये था, एक बार फिर पढ़ती हूँ मैं। अंधा, ऊंचा, कुआं, चंचल, जगन्नाथ, झूठ, दांत। इधर के भी मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं आया किसे मैं झूम करके पढ़ूं। अंकुर, आंसू, कांच, गांधी, चांद, झांसी, थूक। ठीक है। अब है दिंगनाग। दिंगनाग नहीं, दिंगनाग। दिंगनाग, दिंगनाग, दिंगनाग सही होगा, दिंगनाग। वांगमय, 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 ये शुद्ध नहीं होगा, वांगमय, ये अशुद्ध होगा, वांगमय। हलंत है ना, वांगमय, और वही दिंगनाग में भी हलंत है। षण्मुख, षणमुख, ये नए नल वाला नहीं होगा, अणय होगा, है ना, षणमुख। संलाप, संलाप, होगा तो संलाप ही है ना, संलाप, लेकिन ये लिखा ऐसे नहीं जाएगा, नया आधा नहीं लाया जाएगा। संहार, संहार ये जो है अशुद्ध है, संहार ये शुद्ध है। हंस, हंसना नहीं, शुद्ध होगा हंसना। हंसिया, हंसिया, तो शुद्ध होंगे दिग्नाग, वांग्मय, षण्मुख, संलाप, संहार, हंसना, हंसिया। ठीक है। अगला है पांचवा, नहीं पांचवा, पांचवा, वहां पे भी चंद्र बिंदु है और वहां पे भी चंद्र बिंदु, पांचवा। षणमास नहीं, षणमास। संलग्न, संलग्न। संशय, संशय। हंस, हंस। हंसमुख, हंसमुख, हंसमुख नहीं, हंसमुख। तो भले ये बोला जाएगा हंस, संशय, लेकिन ये ऐसे नए जो अनुस्वार वाले जो व्यंजन है वो ऐसे नहीं लगाए जाएंगे, और वो ऊपर बिंदी लगा करके ही लिखे जाएंगे, ये शुद्ध होंगे, है ना। इनका लिखना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध यही है। पांचवा, षण्मास, संलग्न, संशय, हंस, हंसमुख। ठीक है, आई बात समझ में। अगला है आठवां, रेफ व रे के अशुद्ध प्रयोग, मतलब रे जब ऊपर लगता है नीचे लगता है तो किस तरह से उसका शुद्ध प्रयोग होता है, इसको हम पढ़ेंगे। रे तथा रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। रे, रे नीचे भी लगता है, जब वो नीचे लगता है तब रे पूरा होता है, हमको दिखता है कि जैसे वो आधा लगा हुआ है ना। जैसे प्रकाश, पे में रे लगाया तो प्रकाश में पे आधा हुआ, रे पूरा है, और जब रे आधा होता है ना तो वो ऊपर लगता है, उसे कहते हैं रेफ। अभी आप इसमें पढ़ेंगे तो वो आधे रे है, और जो नीचे लिखता है हमको दिखता है कि वो आधा रे, लेकिन वो आधा नहीं होकर के पूरा रे होता है। लेकिन चूंकि रे में पाई नहीं होती ना, इसलिए या तो उसको रे लिख करके हलंत लगाएंगे, तो हलंत न लगा करके पाई वाले वर्णों के साथ रे को हम इस से लिख देते हैं। आई बात समझ में। हलंत का जो बनावट होती है वैसी ही इसकी होती है, लेकिन उसकी दिशा दूसरी तरफ होती है और इस रे की दिशा दूसरी तरफ हो जाती है, आगे की तरफ हो जाती है। ठीक है, आप ये पढ़ते हैं। प्रकाश, ग्रह, तो ये जो रे है वह पूरा है, और अर्थात, आशीर्वाद, उनमें वो जो रे है वह अधूरा है, आधा है। बस समझ में, वह रेफ कहलाता है, ऊपर लगता है। ठीक है। तो रे और रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं, है ना। शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखते हुए हम इनका किस तरह से प्रयोग करें कि हमारे वर्ण, हमारे शब्द शुद्ध हो जाए, वे हम देखें। अशुद्ध होगा अथार्थ, है ना, अथार्थ, और शुद्ध है अर्थात। शुद्ध शब्द होता है ना अर्थात, तो आप इसमें ध्यान दीजिए, अर्थात ए के बाद रे बोल रहे हैं, और लग लग वो दूसरे वर्ण के बाद रहा है, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं उसके अगले वाले स्वर या व्यंजन के ऊपर वह रे लगता है। तो अर्थात गलत है, अर्थात सही है। अनुग्रह, ये अनुग्रह गलत है, अनुग्रह सही है ना। उस अनुग्रह में ग में री, ऋषि की मात्रा लगी, और ये अनुग्रह में रे लगा हुआ। आई बात समझ में। तो रे पाई वाला वर्ण नहीं है, ग्रह पाई वाला वर्ण है, लेकिन तो इस पाई के साथ इसको लगा दिया तो लिख दिया हमने अनुग्रह, तो गय तो हो गया आधा और रह हो गया पूरा, अनुग्रह। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये जो सही लिखा हुआ है आशीर्वाद, अशुद्ध जो लिखा हुआ है वो है आशीर्वाद, और सही है आशीर्वाद। अब देखिए आप, आशीर्वाद, शी के बाद रह बोल रहे हैं हम, और लग वो वापर रहा है। अगला है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष, रे पूरा आएगा, चरमोत्कर्ष, कर्ष, तो कै के बाद रे का उच्चारण हो रहा है और लग वह शय पे रहा है।
तो आप ये ध्यान रखिए, रेफ जो होता है हम जब उच्चारण करते हैं उसके अगले वाले वर्ण पर वह लगता है। चरमोत्कर्ष, दुगर्ती, दुगर्ती गलत है ना, दुर्गति, दुर्गति, दू के बाद बोल रहे हैं रे और लगा रहे हैं घ के ऊपर। सरमत, सरमत, तो इसको सही हम ऐसे ही बोलेंगे सरमत, लेकिन सभी सही होगा समर्थ, तो थ से पहले उच्चारण हो रहा है मैं के बाद और लग रहा है वो थ पर। पूर्ण जन्म सही होगा पुनर्जन्म। अब मैंने बता दिया आपको 2-3 बार, तो आप समझ में आ गया ना कि हम रे का उच्चारण कहाँ करेंगे और वह लिखा कहाँ जाएगा। तो पूर्ण जन्म सही होगा पुनर्जन्म। बृहस्पति, बृहस्पति, ब में री की मात्रा है, ऋषि की मात्रा है। मूर्धन्य, मूर्धन्य, अब ये तो बोल ही नहीं सकते हम, दो जब ये रे के साथ ही आधा वर्ण आ जाता है तो बोलना मुश्किल होता है। दो आधे व्यंजन कैसे बोले जाएंगे, एक व्यंजन को स्वर रहित तो दूसरे को स्वर सहित होना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम यहाँ ये जो लिखा हुआ है वह अशुद्ध है इसलिए हम बोल भी नहीं सकते। सही होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, आई बात समझ में। विग्रह नहीं विग्रह, ये रे है ग में। श्रृंगार, इस श में रे भी लगा हुआ री भी लगा हुआ, इसलिए यह पूर्ण अशुद्ध है और श्रृंगार सही होगा श। और ये श को ना श शक्कर को ऐसे भी लिखते हैं, ये श्री श, और इसमें नीचे लगी हुई ऋषि की मात्रा, तो ये हुआ श्रृंगार, ये हुआ शुद्ध। आप जो लिख रहे हो पहले वाला अगर लिखेंगे तो वो श में रे भी लगा हुआ पूरा और नीचे री की मात्रा भी लगी हुई है, तो आप इसको ध्यान से समझें। सृष्टा नहीं सृष्टा, सृष्टा स में रे। आपने देख लिया सब हल जो पाई वाले व्यंजन हैं उनके साथ रे किससे से लगाया जा रहा है, सृष्टा, विग्रह और अनुग्रह, आई बात समझ में। स्त्रोत, स्त्रोत नहीं होता है, शुद्ध होता है स्रोत, स में रे लगाया है स्रोत, ठीक है। आगे है अहरनिश, अहरनिश, अहरनिश होता है, अहरनिश नहीं होता। अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित, अनुग्रह में तो ग में रे लगता है और जब इसमें इत प्रत्यय लगता है तो अनुगृहित हो जाता है, ठीक है। कृशांगी नहीं कृशांगी, कृष अंगों वाली दुर्बल कृशांगी। अब ऐसे इसको भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुद्ध है तीर्थंकर और ये तीर्थंकर है ना, इसको बोलना ही मुश्किल हो रहा है। दशर्न सही होगा दर्शन। नर्मदा सही होगा नर्मदा, इसे हम ऐसे लिखेंगे नर्मदा, न के बाद रे का उच्चारण कर रहे हैं और वह लग रहा है मैं के ऊपर। ऐसे ही प्रत्यर्पण पढ़ने में मुश्किल होगी, सही होगा प्रत्यर्पण। मर्यादा, मर्यादा। मुहूर्त, मुहूर्त। वृद्धिकरण, वृद्धिकरण, वृद्धि होता है सही तो वृद्धिकरण। संग्रहित नहीं संग्रहित। स्तोत्र नहीं, स्तोत्र नहीं होता है, सही होता है स्तोत्र, स्तोत्र और स्त्रोत, स्रोत, स्रोत। सृष्टि, 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 सृष्टि। तो शुद्ध शब्दों का मैं पुनः उच्चारण करूंगी। हर्निश, अनुगृहित, कृशांगी, तीर्थंकर, दर्शन, नर्मदा, प्रत्यर्पण, मर्यादा, मुहूर्त, वृद्धिकरण, संगृहित, स्तोत्र, सृष्टि। और इधर अर्थात, अनुग्रह, आशीर्वाद, चरमोत्कर्ष, दुर्गति, समर्थ, पुनर्जन्म, बृहस्पति, मूर्धन्य, विग्रह, श्रृंगार, सृष्टा, स्रोत। आई बात समझ में। तो इन शुद्ध शब्दों का बार बार उच्चारण कीजिए ताकि आपका बोलना सही होगा तो लिखना अपने आप सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देख भी लें, ध्यान से बोल भी लें और हो सके तो हाथों हाथ लिख भी लें ताकि आपकी अशुद्धि हमेशा के लिए निकल जाएगी। और अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है तो एक ही शब्द को 5-5 बार लिखें और आज इस समस्या का समाधान कर डालें। मतलब ये सारे जो शब्द अशुद्धि वाले जितने भी शब्द थे, अशुद्ध शब्द, तो उनका शुद्धिकरण आप आज ही कर लीजिए। जितने भी आपने पढ़ लिए हैं, 3 प्रकरण हो गए, हम 3 वीडियो बन चुके हैं, तो इन सबको आप आज ही शुद्ध लिख लीजिए 5-5 बार एक एक शब्द को, तो आपके शुद्ध का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।